नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की क्लास है, एमसीक्यूज की क्लास है, जो निरंतर अपने सीरीज पे चल रही है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारी संस्था द्वारा एडीआई, एडीओ, आबकारी आरक्षक और अभी रिसेंट में प्रयोगशाला परिचारक भी और सीजी टेट के संबंध में भी क्लास प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको क्लास के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये एडीओ की क्लास है और इसमें हम एमसीक्यूज की सीरीज चल कर रहे हैं। काफ़ी एमसीक्यूज हो गए हैं। धीरे धीरे पंचायती राज के लगभग बहुत से टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, तो अब हम मनरेगा और जो योजनाएं हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसी प्रकार हम सभी पूरे कोर्स के एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। मुख्यतः हम ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका को ही देख रहे हैं अभी। ठीक है, इसी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। तो आप बिल्कुल चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए। यकीन मानिए आपको इस वीडियो से जरूर फायदा होगा। दोस्तों, जिनका भी प्रीवियस वीडियो छूट चुका है या नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में एडीओ के चैनल में जाके हमारे एडीओ की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको पॉलिटी इकोनॉमिक्स के संबंध में भी एमसीक्यू चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्लासेस है। तो चलिए आज का चालू करते हैं। आज टॉप 35 क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट करते हैं। 35 क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे पंचायती राज का वेटेज कम हो रहा है, मनरेगा और योजनाओं की जानकारी इसमें ज्यादा है। चलिए, सरपंच के विषय में सही क्या है, सरपंच के संबंध में बोल रहा है दोस्तों। सरपंच के विषय में सही क्या है? ठीक है, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हाँ, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पंचायत के सभी प्रमुखों को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। हाँ भाई, सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। रिकॉल, है ना, रिकॉल केवल कहां होता है? ग्राम पंचायत में होता है। रिकॉल केवल कहां होता है? ग्राम पंचायत में। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत? 21 क के तहत। पूरे भारतीय लोकतंत्र में रिकॉल का एक ही जगह प्रावधान है, ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में भी उन लोगों को रिकॉल किया जाएगा दोस्तों जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, जैसे पंच और सरपंच। उप सरपंच को रिकॉल नहीं कर सकते। उप सरपंच को रिकॉल करना होगा तो उसको पंच के रूप में करेंगे। ठीक है, तो सरपंच को, जितने पंचायत प्रमुख है उनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। हाँ, सरपंच क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचित है ग्राम पंचायत में, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। हाँ, सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। हाँ, अगर वो ग्राम पंचायत की, यहां ग्राम सभा नहीं बोल रहे दोस्तों, ग्राम पंचायत की अगर 3 बैठक बुलाने में असफल होता है तो उसको हटाया जा सकता है। यदि 3 अवसरों पर ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए वह असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। नहीं, ग्राम सभा में कितना अवसर मिलेगा? 5। ग्राम पंचायत की बैठक में कितना मिलेगा? 3। ग्राम सभा में भी 5 अवसर कैसे मिलता है? ग्राम सभा की पहली 3 बैठक पे अगर वो कोरम पूरा नहीं कर पाया तो उसको नोटिस देंगे और बोलेंगे 2 बैठक में कोरम पूरा करके दिखाओ। आगे की 2 बैठक में कोरम पूरा नहीं कर पाएगा तब उसको हटाएंगे। तो याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव पूरे पंचायती राज में पंचायत प्रमुखों के खिलाफ लाया जाता है, जैसे जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पंचायत में सरपंच उप सरपंच। प्रत्यावर्तन, रिकॉल अनुच्छेद 21 का केवल ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में भी उन लोगों के खिलाफ जो प्रत्यक्ष निर्वाचित है, कैसे? सरपंच और पंच। उप सरपंच को रिकॉल से नहीं हटा सकते। उप सरपंच को रिकॉल से हटाना है तो उसको पंच बना के हटाना पड़ेगा, पंच के रूप में, है ना। अगर सरपंच सदस्यों की मांग पर, ग्राम पंचायत बोल रहे हैं ना, पंचायत की 3 बैठक नहीं कर पाता तो हटा देंगे।
ग्राम सभा की 5 बैठक नहीं कर पाएगा तो हटा देंगे। तो कौन कौन से सही है? 1 2 3 सही है, ऑप्शन 1 2 3 सही है। देखो दोस्तों, इसी प्रकार से रिवीजन होगा, है ना। ये रिवीजन करने के लिए ही ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चन है। बहुतों का है कि क्वेश्चन सरल लग रहा है, क्वेश्चन सरल लग रहा है। कितना ही कठिन ला लोगे भैया, 100 में से 20 क्वेश्चन ही कठिन होगा, 80 सरल होगा। ऐसा ना हो कि सरल क्वेश्चन छूट जाए। और सबसे बड़ी बात, सरल क्वेश्चन से रिवीजन हो रहा है तो वो जरूरी है, ठीक है। तब भी हम कोशिश करते हैं कि नए क्वेश्चन बना सके, ठीक। हाँ, लेकिन जो पढ़े हैं उनके लिए सरल है, जो नहीं पढ़े उनके लिए ये भी क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कूट वाले ही क्वेश्चन ज्यादा हैं। पूरा अविश्वास प्रस्ताव और हटाने से संबंधित क्वेश्चन है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, पहले पंचायत देख लीजिए, जिला प्रमुख कौन है? उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही है। आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव से केवल पंचायत प्रमुखों को ही हटाया जाता है, जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप सरपंच, है ना। यह कुल सदस्यों के, है ना, 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। गलत, ठीक है। कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से नहीं पारित होता। कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान का 3/4 बहुमत होना चाहिए। और ये 3/4 ये 2/3 से बड़ा होना चाहिए, तब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, ठीक है। अगर मान लो अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और अविश्वास प्रस्ताव पे बैठक हो रही, तो मतदान में उपस्थित और मतदान देने वालों का 3/4 बहुमत होना चाहिए, पहला। और वो 3/4 कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक होना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव पास होगा। तो यहां जहां कुल सदस्य बोलेगा तीनों जगह, जहां कुल सदस्य बोलेगा तीनों जगह 2/3 आएगा। उपस्थित और मतदान बोलेगा 3/4 आएगा। कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये गलत हो गया, ठीक है। कुल सदस्यों के 2/3 बोला ना, 2/3 ये सही हो गया। उपस्थित और मतदान, जहां उपस्थित मतदान बोलेगा 3/4 सदस्यों, ये भी सही हो गया। उपस्थित और मतदान 2/3 ये गलत हो गया। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, ये भी गलत हो गया। याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव के किसी भी सम्मेलन की अध्यक्षता पंचायत प्रमुख नहीं करेंगे, सक्षम अधिकारी के द्वारा, गवर्नमेंट अधिकारी के द्वारा, जिसको सक्षम अधिकारी बोला जाता है, वो करेगा, ठीक है। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता शासकीय अधिकारी द्वारा की जाएगी, ये सही हो गया। देखिए पूरा अविश्वास प्रस्ताव एक ही बार में निचोड़ दिया अपन, है ना। 2 3 6 सही है, ऑप्शन 2 3 6 सही है। किसी भी अविश्वास प्रस्ताव की अध्यक्षता कहीं भी कोई भी पंचायत प्रमुख नहीं करेगा, ना कोई सदस्य करेगा, सरकारी आदमी करेगा जो विहित प्राधिकारी होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। थोड़ा तेज चल रहे हैं दोस्तों, है ना, फटाफट करना है। यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, अध्यक्ष प्रस्ताव की विधि मान्यता को कहां चुनौती दे सकता है? पंचायत कौन सा है? जनपद पंचायत के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव हटा दिए, है ना। उपस्थित और मतदान देने वालों का कैसा बहुमत? 3/4, जो कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक हो। पास हो गया, बिल्कुल पास हो गया। इसके खिलाफ गलत हो गया, इसको लग रहा है, किसको? जनपद अध्यक्ष को। वो कहां जाएगा, वो कहां अपील करेगा बताइए? तो जनपद अध्यक्ष अपील करेगा कहां पे? संचालक पंचायत के पास। कहां पे? संचालक पंचायत के पास, ठीक है, संचालक पंचायत के पास। देखिए अगर ग्राम पंचायत में आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, ग्राम पंचायत में, और जो अविश्वास प्रस्ताव से हट गया है उसको अपील करना होगा, तो वो कहां जाएगा? वो अपील करने जाएगा कलेक्टर के पास। कहां? कलेक्टर के पास। जनपद वाला अपील करने कहां जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपील जनपद कहां करेगा? संचालक पंचायत नया रायपुर में, है ना, संचालक पंचायत नया रायपुर में। और जिला पंचायत में अगर अविश्वास प्रस्ताव ला दिए हो जिला पंचायत में, तो जिला पंचायत वाला जाएगा डायरेक्ट राज्य सरकार के पास। कहां? राज्य सरकार के पास, ठीक है। अगर आपके खिलाफ, अगर आप ग्राम पंचायत में हो, आपके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, पास भी हो गया है, हट भी गए हो, तो आपको कलेक्टर के यहां जाना है। 7 दिन के अंदर जाओगे तो काम बनेगा। जनपद पंचायत के हो, हट गए हो अविश्वास प्रस्ताव से, है ना, 10 दिन के अंदर कहां जाओगे? संचालक पंचायत के पास। जिला पंचायत से हो, अविश्वास प्रस्ताव से हट गए हो, कहां जाओगे अपील करने? 15 दिन में राज्य सरकार के पास, ठीक है। तो कलेक्टर अपना डिसीजन कब देगा? 30 दिन में, और ये डिसीजन अंतिम होगा, है ना। संचालक पंचायत भी अपना जनपद पंचायत के लिए डिसीजन कब देगा? 30 दिन में, ये भी अंतिम होगा।
और जिला पंचायत के लिए जो राज्य सरकार डिसीजन कब देगा, 45 दिन में। ये भी अंतिम हो गया। देखो दोस्तों, पूरा अपील पढ़ लिए एक बार में, है ना। ग्राम पंचायत के लिए अपील करोगे, कलेक्टर के पास 7 दिन के अंदर करना है, 30 दिन में डिसीजन मिलेगा। जनपद पंचायत के लिए संचालक पंचायत में अपील करोगे, नया रायपुर में 10 दिन में अपील करना है, 30 दिन में डिसीजन मिलेगा। जिला पंचायत के लिए राज्य सरकार के पास अपील करोगे, 15 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में डिसीजन मिलेगा। ठीक है, तो जनपद पंचायत कहां जाएगा, संचालक पंचायत। जिला पंचायत कहां जाएगा, राज्य सरकार। ग्राम पंचायत कहां जाएगा, कलेक्टर के पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इस प्रकार से ही रिवीजन होगा। ये देखो, अभी अपन जो आपका 3/4 2/3 है उसको फुलफिल करके दिखाएंगे। मान लीजिए एक जिला पंचायत की सदस्य संख्या 32 है, ठीक है, 2 स्थान रिक्त है, मतलब 30 मान लो। पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, जिला पंचायत की बात कर रहा है, प्रस्ताव पर विचार हुआ। मतदान में 19 मत प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और 9 मत विरोध में पड़े। 2 सदस्यों से मतदान नहीं किया। ठीक है, क्या होगा, प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा, इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले अपने को पता है क्या कि उपस्थित और मतदान देने वालों का 3/4 बहुमत, उपस्थित और मतदान देने वालों का 3/4 बहुमत। 2 ने मतदान नहीं किया, 19 और 9 टोटल कितने लोगों ने मतदान किया है, 28 लोगों ने। तो 28 का उपस्थित और मतदान देने वालों का 3/4 बहुमत चाहिए। 28 का कितना बहुमत होगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, है ना, 7 तिया 21, 21 होना चाहिए, 21 होना चाहिए। हुआ कितना है, 19, फेल हो गया, नहीं होगा, फेल हो गया। ठीक है, अब ये 21 होना चाहिए और ये 21 कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक होनी चाहिए। कुल सदस्य संख्या कितनी है अभी, 30, 30 का 2/3 कर लो, 3 दाम 30, है ना, और 20। ठीक है, तो ये 21 20 से तो अधिक है ना, लेकिन क्या पड़ा है, नहीं, 19 लोग ही वोट डाले हैं, 19 लोग ही वोट डाले हैं, तो पास नहीं होगा। एक बार और बता देता हूं, मुझे पता है आप लोग को समझ नहीं आया होगा। ठीक है, आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव में किसी भी पंचायत के लिए उपस्थित और मतदान देने वालों का 3/4 बहुमत चाहिए। उपस्थित और मतदान देने वालों का 3/4 बहुमत। 2 सदस्यों ने मतदान नहीं किया बोल रहे हैं, तो पक्ष में इतने ने किया, विपक्ष में इतने ने किया है। ठीक है, तो टोटल 28 लोगों ने मतदान किया है, तो उपस्थित और मतदान देने वाले 28 लोग हो गए। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, है ना, 7 तिया 21, 21 लोग जब बोलेंगे सरपंच सरपंच अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाओ तब हटेगा। तो क्या 21 लोग बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, केवल 19 बोल रहे हैं। तो ये पास होगा क्या, नहीं होगा, ये यहीं फेल हो गया। अगर सपोज दैट 21 लोग बोलते तो उसको और चेक करते, कैसे, कुल सदस्यों का, कुल सदस्य संख्या कितनी है, 30, 30 का 2/3 बहुमत, है ना, कितना होगा, 20। ठीक है, तो ये 3/4 हमेशा 2/3 से अधिक होना चाहिए। यहां अधिक तो है, लेकिन क्या इतने लोगों ने वोट दिया, नहीं दिया, केवल 19 ने वोट दिया, तो 3/4 बहुमत मिला ही नहीं, इसीलिए पारित नहीं होगा, इसीलिए प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो ये 19 की जगह 21 होता। ठीक है, ये 19 की जगह 21 नहीं 22 कर लो, ये 19 की जगह 22 होता, तो 28 का 3/4 कितना होता, 21, 21 की जगह 22 ने वोट दे दिया, मतलब पहला कंडीशन पार हो गया है। अब इस 22 को चेक करते कि ये 2/3 से अधिक है, तो 20 से अधिक 22 है, तो यहां क्या हो जाता, प्रस्ताव पारित हो जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा, देखिए मैं धारा बता देता हूं, है ना, हटाने के लिए धारा बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, ये पूछेगा ही हटाने के लिए। प्रत्यावर्तन 21 का कहां होता है जी, प्रत्यावर्तन होता है केवल ग्राम पंचायत में, किनके खिलाफ, जो चुनाव जीत के आए हैं। चुनाव जीत के कौन आए हैं, सरपंच और पंच। ठीक है, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में, धारा 21। अविश्वास प्रस्ताव कहां, जनपद में, धारा 28। अविश्वास प्रस्ताव कहां, जिला में, है ना, धारा 35। ठीक है, निलंबन सस्पेंड 39, पद से हटाना 40। ठीक है, त्याग पत्र 37,
ये इन तरीकों से क्या होगा, पद खाली होगा। ग्राम पंचायत में आप रिकॉल भी कर सकते हो, ग्राम पंचायत में अविश्वास भी प्रस्ताव ला सकते हो। रिकॉल करोगे 21 का, अविश्वास प्रस्ताव 21, जनपद में अविश्वास प्रस्ताव 28, जिला में अविश्वास प्रस्ताव 35, अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत का 21 याद रखिए, उसमें 7 जोड़ेंगे 28, उसमें 7 जोड़ेंगे 35। निलंबन कब है 39, हटाना कब है 40, और 37 में है त्यागपत्र, 38 में है नियुक्ति। ठीक है, तो ये हो गई धारा। तो भैया यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष धारा 39 के अनुसार निलंबित हो जाए तो क्या करेंगे, एक स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। मैं पहले ही बताया, अगर अध्यक्ष हट जाता है तो उपाध्यक्ष नहीं करेगा। उपाध्यक्ष तब काम करेगा जब अध्यक्ष छुट्टी में गया हो और वापस आने की संभावना हो। अगर अध्यक्ष वापस नहीं आएगा तो स्थानापन्न का चुनाव करेंगे। ठीक है, जो अपने सदस्यों में से एक होगा। चलिए, ग्राम पंचायत के सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जाता है, उप सरपंच बोल रहा है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच को हटाने के क्या क्या तरीके हैं, हटाने के तरीके हैं भैया, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ये कब है, धारा 21 में है ग्राम पंचायत के लिए, है ना। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पंचायत प्रमुखों को हटाया जाता है। ठीक है, तो 21 में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उप सरपंच को हटा सकते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के बहुमत से नहीं हटा सकते। ग्राम सभा का बहुमत रिकॉल में आता है। रिकॉल केवल पंच और सरपंच का होता है। सर, उप सरपंच को भी तो रिकॉल से हटा सकते हैं, पर उसको उप सरपंच के रूप में नहीं हटाएंगे, उसको पंच के रूप में हटाएंगे। क्यों? क्योंकि पंच भी चुना हुआ, उप सरपंच भी चुना हुआ पंच होता है। ग्राम सभा के स्पष्ट बहुमत से नहीं, ग्राम सभा के 200 नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि उप सरपंच को रिकॉल नहीं किया जा सकता। रिकॉल करेंगे केवल चुने हुए पदाधिकारी, प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच और सरपंच। चूंकि उप सरपंच भी एक पंच होता है, तो वो उप सरपंच जो पंच के रूप में है उसको उस पंच के रूप में हटाएंगे, तभी हटेगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा। ठीक है भैया, जनपद पंचायत के चुनाव के लिए जरूरी है कि आपका उस जनपद क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम हो, है ना। अगर आप वहां से हट गए, कहीं और बस गए, तो आपको वो जनपद पंचायत छोड़ना पड़ेगा, सदस्य नहीं रहेगा, वो जनपद पंचायत छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये लोकसभा राज्यसभा का चुनाव नहीं है कि कहीं से भी लड़ लें। आप जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं उस क्षेत्र के मतदाता सूची में आपका नाम होना है। कहां? जनपद पंचायत में। ग्राम पंचायत में भी वही है, ग्राम पंचायत के लड़ रहे हैं तो ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में जनपद के लिए, जनपद के मतदाता सूची में जिला के लिए, जिला के मतदाता सूची में नाम रहेगा, तभी लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, चलो, यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है। फिर बता रहा हूं, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाना है धारा 21, ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाना है धारा 21, जनपद में 28, जिला में 35। ठीक है, अगर सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से हटाओगे तो उसको अधिकार है, वो कहां जाके रोना रोएगा, वो अपना रोना रोएगा कलेक्टर के पास। कितने दिन में? 7 दिन में। कलेक्टर कितने दिन में डिसीजन देगा? 30 दिन में। वह नायाब तहसील के समक्ष चुनौती नहीं, अनुविभागी के समक्ष चुनौती नहीं, कहां रोएगा? जाके कलेक्टर के पास। कितने दिन के भीतर जाना है? 7 दिन के भीतर। कलेक्टर डिसीजन देगा 30 दिन के भीतर, और यही निर्णय अंतिम होगा। यही रात अंतिम, यही रात बाकी। सही क्या है? 1 और 4, ऑप्शन सी। यहां ऑप्शन डी लिख लेना आप लोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी 1 और 4। देखिए दोस्तों, पहले जो डिस्कशन किए उससे फटाफट क्वेश्चन बन रहे हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही है। अब आप बोलोगे सर अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। भैया इसका क्वेश्चन ऐसे ही आता है और बहुत गलत होता है, इसीलिए पर्टिकुलर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया गया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, किसके लिए? अपने प्रमुखों के लिए। प्रमुख कौन? जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम पंचायत उप सरपंच। पारित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपस्थित और मतदान करने वाले जो वोट दे सकते हैं उनका 3/4 बहुमत, और उस 3/4 बहुमत को यह देखेंगे कि भैया
वो 2/3 बहुमत से अधिक है या नहीं। ठीक है, और वो अगर वो 2/3 बहुमत से अधिक हो गया तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। प्रस्ताव पारित हो गया और आपको तकलीफ है तो अपील करिए ग्राम पंचायत में कलेक्टर के पास, जनपद में संचालक पंचायत रायपुर के पास, जिला पंचायत में राज्य सरकार के पास। ठीक है, चलिए ये होता है रिवीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, है ना। ठीक, उसके बाद ऐसा प्रस्ताव पंचायत के 2/3 निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। नहीं, वोट देने वालों का 3/4 बहुमत। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए, यह भी गलत। ऐसे बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष करेगा, यह भी गलत। ऐसे प्रस्ताव पद ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं। याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव अगर नया नया पंचायत बना है तो पंचायत के पदाधिकारियों के खिलाफ 1 साल बाद ही आएगा। 1 साल उनको काम करने दिया जाएगा। अगर कोई उपचुनाव में आया है उसके भी 1 साल बाद ही आएगा। ठीक है, अगर पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो पुराने अविश्वास प्रस्ताव से 1 साल बाद नया अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इसमें 1 साल का बाउंडेशन है, रिकॉल में 2.5 साल का बाउंडेशन है। ठीक है, चलिए ऐसा प्रस्ताव पद ग्रहण करने की तिथि के 1 बार बाद लाया जाएगा, हाँ 1 वर्ष बाद लाया जाएगा। ठीक है, और ऐसा प्रस्ताव पारित प्रस्ताव चुनौती दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। क्या होगा? 2 3 सही है। कुल, हाँ कुल लिखा है जी, कुल का क्या होगा? 2/3। ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव पंचायत में मतदान करने वालों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए और वो 3/4 बहुमत कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से अधिक होना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता सरकारी आदमी करेगा। अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो चुनौती दे सकते हैं। जिला पंचायत है तो कहां चुनौती देंगे? राज्य सरकार के पास। कितने दिन के भीतर? 15 दिन के भीतर। राज्य सरकार कितने दिन में निर्णय देगा? 45 दिन में। और वो निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। तो क्या क्या सही है? 2 3 7 8। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। 2 3 7 8, ऑप्शन सी। देखो कितना लंबा लंबा क्वेश्चन है भैया, 2 3 7 8, है ना। चलिए एक बार और बता देता हूं। जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो क्या होगा? ऐसा प्रस्ताव, ठीक है, बहुमत कैसा? मतदान करने वालों का 3/4, तो 3/4 लिखा है। जो कुल सदस्य संख्या का 2/3, तो 2/3 लिखा है। ये दोनों सही है। ठीक है ना। निर्वाचित सदस्यों द्वारा ऐसा नहीं होता। बैठक की अध्यक्षता कोई भी पदाधिकारी नहीं करेगा, सरकारी आदमी करेगा। अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण करने के 1 साल बाद ही ला सकते हैं, 1 साल तक काम करने का मौका देना है। ठीक है, तो 1 साल बाद लाएंगे। और अगर अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देना है तो दे सकते हैं। जिला के मामले में कहां देंगे? संचालक पंचायत, राज्य सरकार पंचायत को। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 93 की किस धारा में खंड एवं जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन का प्रावधान है? अब इसको बोलो ना जी, सरल है करके बोलो। ये क्वेश्चन सरल है, क्योंकि हमको पता है ना ये क्वेश्चन सरल नहीं है। ये क्वेश्चन आया था संडे के बॉयलर इंस्पेक्टर के एग्जाम में, पीएससी के बॉयलर इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन का लेवल देखिए, सरल नहीं है, कठिन भी नहीं है, याद रहना चाहिए। धारा 127, धारा 127 क्या बोलता है? ऑप्शन सी। धारा 127 बोलता है खंड और जिला पंचायत की सीमा में, खंड और मतलब जनपद और जिला पंचायत, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन। यहां खंड मतलब जनपद है। ठीक है, धारा 125 क्या बोलता है मैं बता रहा हूं। धारा 125 बोलता है ग्राम पंचायत मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम पंचायत मुख्यालय का बदलना। 125, मान लो इस गांव में ग्राम पंचायत है, उसको उठा के दूसरे गांव में ले जाना। ठीक, इसमें और क्या है? ग्राम सभा का विभाजन। किसका? ग्राम सभा का विभाजन। 125 में ये याद रखिए ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना। 127 में खंड और जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है,
126 में क्या होगा? ग्राम का विस्थापन, गांव को ही बदल देना, ग्राम का विस्थापन। ये जो संडे को पेपर हुआ बॉयलर इंस्पेक्टर का, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 127, खंड और जिला पंचायत के सीमाओं में परिवर्तन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन। ये भी संडे के बॉयलर इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया है। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए क्या किया जाएगा? वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग का गठन किया जाएगा किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल अधिसूचना द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, अनुच्छेद 243 आई के द्वारा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? चलिए कमेंट करके बताइए वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। राज्य किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किसकी गठन की जाएगी? वित्त आयोग का। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी बॉयलर इंस्पेक्टर में आया था। ये भी क्वेश्चन बॉयलर इंस्पेक्टर में आया है। पंचायतों द्वारा व्यतिक्रम शक्तियों का दुरुपयोग आदि करने पर उन्हें विघटित करने का अधिकार है। अगर पंचायत, पूरी पंचायत, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सदस्य हो, सरपंच हो, उपसरपंच हो, पंच हो, पूरी पंचायत अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो पंचायत को तोड़ दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं विघटन। जिसको क्या बोलते हैं? विघटन। ठीक है, तो पंचायत का विघटन, विघटन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा विघटन किया जाता है। और विहित प्राधिकारी कौन होता है बताइए? सभी पंचायतों को विघटित करने के लिए विहित प्राधिकारी होता है संचालक पंचायत। संचालक पंचायत। सभी पंचायतों को विघटित करने के लिए विहित प्राधिकारी संचालक पंचायत ही होगा राज्य सरकार की ओर से। विघटित करने के बाद क्या करेंगे? एक समिति का गठन करेंगे, उसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति सरकार करेगी और वो पंचायत को चलाएगी। चलिए ऑप्शन डी। अब मनरेगा चालू हो गया। मनरेगा 2005 को कब प्रारंभ किया गया? आपको पता है मनरेगा 2005 को? सर बहुत सरल क्वेश्चन है भैया, इसी लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। मनरेगा 2005 को 2 फरवरी 2006 को चालू किया गया। छत्तीसगढ़ में धारा 4(1) के अनुसार ये लागू हुआ है। ठीक है, तो 2 फरवरी 2006 को ये कहां हुआ? लागू हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल 2007 को द्वितीय चरण, 1 अप्रैल 2008 को तृतीय चरण, 2 अक्टूबर 2009 को नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन क्या किया गया? मनरेगा किया गया। पहले क्या था? नरेगा था, उसमें महात्मा गांधी जोड़ा गया। ठीक है, जब प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को प्रथम चरण हुआ तो भारत के 200 जिला, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिले थे और राजनांदगांव से, कहां? राजनांदगांव से डोंगरगढ़ क्षेत्र से, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ क्षेत्र से प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 2007 को पूरे भारत में 113 जिलों में प्रारंभ किया गया। ठीक है, और इसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले थे। छत्तीसगढ़ के 4 जिले में क्या थे? रायजी कोमा में, है ना, तो रायपुर, जी से जांजगीर चांपा, को से कोरबा, मा से महासमुंद। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में, कहां? संपूर्ण भारत में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कहां? दुर्ग जिले से, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले से। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? मनरेगा, महात्मा गांधी जोड़ा गया। ठीक है, तो दोस्तों ये है तैयारी का लेवल, आप जो पूछो हम वो बताएंगे वाला। ठीक है, पहला 2 फरवरी 2006 को 200 जिला चालू हुआ था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। छत्तीसगढ़ के 11 जिले चालू शामिल थे, जिसमें राजनांदगांव के डोंगरगढ़ क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। दूसरे में 113 जिला, बाद में ये बढ़ा 113 जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 4 थे, कौन? रायजी कोमा में रायपुर, जांजगीर, कोरबा, महासमुंद। 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में, जिसमें छत्तीसगढ़ में कहां? दुर्ग जिले से। 2 अक्टूबर 2009 को नाम परिवर्तित किया गया। मनरेगा में फोकस करना है दोस्तों, क्वेश्चन यहां छूटना नहीं चाहिए। सही विकल्प चुने। राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी इस तरह की जांच के बाद जैसा उचित समझे तद अनुसार पंचायत को विघटित कर देंगे।
आपको पता है पंचायत को विघटन करने की शक्ति किसके पास होती है, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी। विहित प्राधिकारी में तीनों पंचायत की तरफ से होगा संचालक पंचायत, वो पंचायत को पूरी तरह डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व होने के बाद एक समिति का गठन किया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। उस समिति के अध्यक्ष कोई सरकारी आदमी होंगे, जैसे मास्टर कोई भी हो उस गांव के, और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। वो समिति कब तक काम करेगी, जब तक पंचायत का नया चुनाव ना हो जाए, चाहे उपचुनाव हो या फ्रेश चुनाव हो, और उस समिति को कोई भी वैधानिक कार्रवाई करने की अनुमति नहीं होगी, वो केवल संचालन करेगी। ठीक है, तो चलिए कैसे हटा सकते हैं, पंचायत को कब भंग कर सकते हैं, अगर पंचायत राष्ट्र हित के विपरीत काम कर रहा हो, भारत की एकता अखंडता को तोड़ रहा हो पंचायत, पंचायत में पाकिस्तान का झंडा फहरा दो, पंचायत खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर वो पंचायत धर्म जाति भाषा पंथ के आधार पर भेदभाव करता हो, है ना, लोगों को ऊंच नीच की भावना से देखता हो वो पंचायत, तो उसको तोड़ दिया जाएगा। अगर पंचायत महिलाओं और बच्चों के प्रति बुरी नजर रखता हो, महिलाओं को तंग करता हो, बच्चों के प्रति बुरी नजर रखता हो, तो भी उसको हटा दिया जाएगा। हटाएंगे कब नहीं, व्यक्तिगत निधियों में से एक लाभ उधम में संलग्न होना। अब भैया एक चीज बताओ, मेरे पास पैसा है, मैं कोई फैक्ट्री खोल रहा हूं अपने पैसा से, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, तो इस आधार पर नहीं हटाएंगे, ऊपर 3 आधार पर हटा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन डी नहीं आएगा इसमें। व्यक्तिगत निधियों में से एक लाभ उधम में संलग्न होना, मेरे खुद के पैसे से अगर मैं कोई फैक्ट्री चला रहा हूं तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित होया है, किस आधार पर अपने पद से हटाया जा सकता है ना, 243 एफ फेलियर, निर्हरता, कौन आदमी नहीं बन सकता। आपको पता है अगर 30 साल का आदमी है और साक्षर नहीं है तो हट जाएगा, 30 साल से अधिक है और साक्षर नहीं, अनपढ़ है तो भी रहेगा। तो पहला तो सही हो गया। किस आधार पर हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है पूछ रहा है, तो इस आधार पर तो नहीं हटाया जा सकता, ये सही है। साक्षर नहीं है और 40 वर्ष का है तो कोई परेशानी नहीं, है ना। हटाया कब जाएगा, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसाय के रूप में उसने निवेदन स्वीकार कर लिया हो। पीएससी का क्वेश्चन था, अगर आप पंचायत के पदाधिकारी हो और वकील भी हो और पंचायत के खिलाफ ही कोई केस लड़ना चालू कर दिए तो आपको हटा देंगे। आप जिस संस्था में हो उस संस्था के रूप में उस संस्था के खिलाफ विधि व्यवसाय नहीं कर सकते, तो इस आधार पर हटा देंगे। वह पंचायत की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो भी हटा देंगे। अगर आप पंचायत की लगातार 3 बैठक में नहीं जाते हो, बिना पूर्व सूचना के हटा दिया जाओगे। अगर वो पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता है, इस आधार पर नहीं हटाएंगे, क्योंकि विपक्ष वाले का काम ही है विरोध करना। ठीक है, अगर वह 6 माह के काम में आधे से अधिक काम में अनुपस्थित रहता है बिना बताए, तो भी हटा देंगे। ठीक है, अगर उसने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तो भी हटा देंगे। आपको पता है अगर आप सरकारी जमीन को जप्ती बनाओगे तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 3 5 6, 2 3 5 6 ऑप्शन सी। ये क्या है, 243 एफ निर्हरता है। याद रखना, अगर आप 30 वर्ष से कम हो और निरीक्षर हो तो हटा दिए जाओगे, 30 वर्ष से ज्यादा हो और निरीक्षर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। निर्वाचित होने के बाद आपके घर में जलवाहित शौचालय होना चाहिए। आप पंचायत भूमि पर क्या है, अतिक्रमण नहीं करोगे, आप पंचायत के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ोगे पैसा लेके। ठीक है, आप पंचायत की लगातार बैठकों में उपस्थित रहोगे तो भी हटा देंगे, तो इस अनुसार होगा ऑप्शन सी। चलिए फटाक से अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा को राज्यसभा में कब पारित किया गया, बताइए, मनरेगा को राज्यसभा में कब पारित किया गया दोस्तों, है ना। अब ये क्वेश्चन जो पढ़ा है उसको सरल लग सकता है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो यही बहुत बड़ा पहाड़ है। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आपके कितने उपयोगी है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। आपकी प्रतिपुष्टि, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उनके लिए हमारे ऐप में ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, एडीओ के संबंध में, और हमारी संस्था द्वारा प्रयोगशाला परिचारक, एडीओ, एडीआई, है ना, आबकारी आरक्षक और सीजी टेट की भी कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई है। अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो संस्था के मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, तो मनरेगा राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो मैं बता दूं, मनरेगा राज्यसभा में पारित हुआ है आपका, ठीक है, 25 अगस्त 2005 को, है ना। कहां पारित हुआ, राज्यसभा में।
लोकसभा में कब पारित हुआ? 23 अगस्त 2005 को लोकसभा, 2 दिन बाद पहुंचा राज्यसभा, 5 सितंबर को इस पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और गजट में राजपत्र में कब छपा? अधिसूचना कब जारी हुआ? 7 सितंबर को। अधिसूचना कब जारी हुआ? 7 सितंबर को। ठीक है, तो ये हुआ। लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, तो लोकसभा में पास हुआ है 23 अगस्त को लोकसभा में, 25 अगस्त को क्या राज्यसभा में, 26 अगस्त छुट्टी रही होगी, है ना, 25 अगस्त, सॉरी 26 अगस्त बोल रहा हूं जी। 23 अगस्त को लोकसभा में, 25 अगस्त को राज्यसभा में, 5 सितंबर शिक्षक दिवस को कहा हस्ताक्षर किए राष्ट्रपति, और 7 सितंबर को कब? गजट में छपा। लागू कब हुआ? अगले साल 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, ये पूरी डेट आप रख लो, याद रख लो। मनरेगा का प्रारंभ छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से हुआ है? आपको पता है मनरेगा प्रारंभ हमारे यहां 2 फरवरी 2006 को हुआ, धारा 4(1) के अनुसार। राजनांदगांव के कहां से? राजनांदगांव के डोंगरगढ़ क्षेत्र से, माता बमलेश्वरी के क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन बी। मनरेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया? अब आपको पता है मनरेगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन सी? मनरेगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया, 10वीं, है ना। देखिए 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद, ठीक है, 2012 में 5 घटाओ, ठीक है, 2007 से 11वीं पंचवर्षीय योजना आएगा क्या? ठीक है, 2006 नहीं, 10वीं आएगा। 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद, है ना, 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया है? लागू किया गया है। किसको? मनरेगा को, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मनरेगा का जरूरी, देखो ये एक नया क्वेश्चन है। मनरेगा के तहत सामग्रियों का वित्त पोषण अनुपात, सामग्री का बोल रहा है भैया। मनरेगा में काम करने के लिए अगर सामान खरीदोगे तो केंद्र कितना पैसा देगी, राज्य कितना पैसा देगी? मान लो गड्ढा खोदने के लिए सब्बल, फावड़ा, हथौड़ी, कुदारी, रापा खरीद रहे हो, तो उसका पैसे का अनुपात क्या होगा? सामग्री का अनुपात, है ना। तो केंद्र और राज्य के मध्य सामग्री का वित्त पोषण अनुपात क्या होगा जी? ठीक है, वित्त पोषण अनुपात होगा 25-15। केंद्र सरकार 25% पैसा देगी, राज्य सरकार 25-15 बोल रहा हूं जी, 75-25। क्या होगा? 75-25। अगर मनरेगा के तहत कोई सामान खरीद रहे हैं तो केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात होगा 75 और 25। सामान का 75% पैसा केंद्र सरकार, 25% पैसा राज्य सरकार देगी, ऑप्शन सी। चलिए, मनरेगा के तहत प्रशासनिक व्यय में केंद्र और राज्य का अंशदान। प्रशासनिक व्यय मतलब उसको ऑफिस को चलाने में, वेतन में, प्रशासनिक चलाने में जो व्यय होगा उसका वित्त पोषण अनुपात क्या होगा? पहले वाला अनुपात था क्या? सामान का। ये वाला अनुपात है प्रशासनिक व्यय का। तो प्रशासनिक व्यय का वित्त पोषण अनुपात होगा 6:94। मान लो मनरेगा के तहत कोई सुपरवाइजर रखे हो सरकारी आदमी को और उसको पेमेंट दे रहे हो, तो पेमेंट का 6% कौन देगा? केंद्र सरकार। राज्य सरकार कितना देगी? 94%, है ना। तो प्रशासनिक व्यय का अनुपात है 6:94। ठीक है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता पूरा कौन देगा? बेरोजगारी भत्ता पूरा देगा राज्य सरकार। और मातृत्व भत्ता 1 माह का वेतन, ये भी कौन देगा? पूरा राज्य सरकार ही देगा। ठीक है, समान में व्यय अनुपात है 75-25, प्रशासनिक व्यय में व्यय अनुपात है 6:94। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मनरेगा 2005 के संबंध में सत्य कथन क्या है? सत्य कथन आपको पता है 2 फरवरी 2006 को इसको देश के 200 जिलों में प्रारंभ किया गया, है ना। कहां से प्रारंभ किया गया? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। अनंतपुर है, अनंतनाग है, अनंतपुर होगा।
2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के 11 जिले में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल। कहां से प्रारंभ हुआ? राजनांदगांव के डोंगरगढ़ क्षेत्र से। 1 अप्रैल 2007 को देश के 113 जिलों में प्रारंभ किया गया, बाद में इसको और बढ़ाया गया था। सही, ऑप्शन डी सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नसबंदी किया हुआ सांड क्या कहलाता है? ऐसा सांड जो प्रजनन क्षमता नहीं है ना, जिसके नसों को बांध दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? है ना, टीजर बुल कहते हैं। क्या कहते हैं? टीजर बुल। ठीक है, चलिए, विश्व में गौ पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सर बहुत सरल क्वेश्चन है। हाँ भाई सरल है, लेकिन पूछता है गाय की संख्या में हम प्रथम है। गाय की संख्या में हम क्या है? प्रथम है। गौ वंश की संख्या में प्रथम है। लगभग विश्व के 20% गाय, विश्व के 20% गाय भारत में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कमेंट करके, विश्व में भेड़ों की पशुधन संख्या में भारत का स्थान कौन है? भेड़ों की संख्या में कितना स्थान है हमारा भारत का? चलिए बताइए भैया फटाक से कमेंट करके। दोस्तों जरूर वीडियो को आखिरी तक देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो ना छूटे। देखिए कई लोगों को क्वेश्चन सरल लग सकता है, कई को कठिन लग सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और वो पढ़ने जरूरी हैं। तो भेड़ों की संख्या में है हम लोग तीसरे स्थान पर, भेड़ों की संख्या में हम लोग तीसरे स्थान पर हैं, और बकरी की संख्या में, बकरी की संख्या में दूसरे स्थान पर है। गाय की संख्या में पहले स्थान पर, भैंस की संख्या में पहले स्थान पर, बकरी की संख्या में दूसरे स्थान पर, भेड़ों की संख्या में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? विदेशी नस्ल। ठीक है, सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली गाय की विदेशी नस्ल आपको पता है जर्सी, जर्सी गाय है जो फ्रांस के जनरसी प्रांत से है। ठीक है, फ्रांस के जनरसी प्रांत से है। वो जर्सी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। पूछते हैं ना कौन सी गाय का दूध है? जर्सी गाय का। तो विदेशी नस्ल में, विदेशी नस्ल में जर्सी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। हमारे यहाँ कौन से भैंस के दूध में सदा सर्वाधिक वसा होती है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। पूरे भारत में सर्वाधिक गौ पशु किस राज्य में पाए जाते हैं? देश की बात हो गई, अब राज्य की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा गाय कहां है भैया? सबसे ज्यादा गाय है उत्तर प्रदेश। इसीलिए दूध उत्पादन में भी, दूध उत्पादन में भी कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश है। दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम है। सबसे ज्यादा गाय भी वहीं पे है, सबसे ज्यादा पशुधन भी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गाय की श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है ना? आपकी तो श्वसन गति कितनी होती है तो नहीं पता, दिल 72 बार धड़कता है। गाय की श्वसन गति होती है प्रति मिनट 20 से 25 श्वसन। गाय की श्वसन गति होती है प्रति मिनट 20 से 25 श्वसन प्रति मिनट। देखिए बुखार होगा श्वसन गति बढ़ जाएगा, है ना? नस्ल के अनुसार भी श्वसन गति थोड़ी चेंज हो सकती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कर दिए। योजना आ गया तो पहले बता दूं, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव-गांव में, गली-गली में स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं। ये योजना क्या है? मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत चल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है आधारभूत सुविधा को देना। तो मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना आपकी प्रारंभ हुई है 2014-15 से। कब से? 2014-15 से। और इसका 100% वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। सही बात है, पूरी तरह राज्य सरकार की योजना है। राज्य शासन द्वारा दी गई राशि का वह ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। हाँ, कार्यान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत है, सही है। इसका क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सही है। तो मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना प्रारंभ 14-15 में, गलियों में लाइट लगाना, पूरा पैसा राज्य सरकार लगाएगी। ठीक है, ग्राम पंचायत इसको एग्जीक्यूट करेगी, मंत्रालय है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिला पंचायत विकास निधि के संबंध में असत्य कथन की पहचान करिए। आपको पता है जिला पंचायत विकास निधि योजना कब चालू हुई है? 2016-17 में। जिला पंचायत विकास निधि योजना 16-17 में, और जनपद पंचायत विकास निधि योजना 17-18 में। ठीक है, एक साल बाद जिला पंचायत विकास निधि योजना 16-17 में, जनपद पंचायत विकास निधि योजना 17-18 में। जिला पंचायत विकास निधि योजना के तहत अध्यक्ष को 15 लाख, उपाध्यक्ष को 10 लाख, सदस्य को 4 लाख मिलते हैं। जनपद पंचायत विकास निधि योजना में अध्यक्ष को 5 लाख, उपाध्यक्ष को 3 लाख, सदस्य को 2 लाख मिलते हैं, जो अपने क्षेत्र में खर्चा कर सकते हैं।
ये पैसा किसको देते हैं? सीईओ को देते हैं। किसको देते हैं? सीईओ। सीईओ किनको देगा? इन लोग को बांटेगा। ठीक है, पूरा कहानी खत्म। चलिए, जिला पंचायत सदस्य को विकास कार्य हेतु 4 लाख रुपया मिलते हैं, बिल्कुल सही, 4 लाख रुपया मिलते हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष को विकास हेतु 10 लाख, 8 लाख लिखा है, कितने मिलते हैं? 10 लाख। जिला पंचायत अध्यक्ष को विकास हेतु प्रतिवर्ष है ना, प्रतिवर्ष 15 लाख मिलते हैं, हाँ 15 लाख मिलते हैं। असत्य क्या है? असत्य है बी। क्यों? क्योंकि यहां 8 लाख दिया है और जिला पंचायत उपाध्यक्ष को मिलता है 10 लाख। ठीक है, देखिए पूरी योजना का डिटेल एक बार में, है ना। जिला पंचायत विकास निधि योजना 16-17 में और जनपद पंचायत विकास निधि योजना 17-18 में। जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 10 लाख मिलते हैं, अध्यक्ष को 15, सदस्य को 4। जनपद पंचायत अध्यक्ष को 5, उपाध्यक्ष को 3 और सदस्य को 2 लाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसकी वित्तीय सहायता से की गई है ना। अब ये ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र क्या है? एक संस्था है जो ग्रामीण सड़क के रखरखाव, उनको देखभाल, उनके अनुसंधान का कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों से आप संपर्क कैसे स्थापित करोगे? सड़कों के द्वारा। तो भैया ग्रामीण सड़क का जो नेटवर्क है, ग्रामीण सड़क का जो जाल है ना, उसके लिए यह संस्था है ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ये क्या करती है? ग्रामीण सड़कों के रख रखाव, अनुसंधान, उनको ज्यादा दिन चलाना, उसके संबंध में पूरा काम करती है। ठीक है, तो ये किसकी सहायता से बनाया गया है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बनाया गया है। किसकी सहायता से? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसी को बोलते हैं उदार ऋण की खिड़की, है ना, बहुत कम ब्याज दर पे ऋण देती है, तो उसकी सहायता से बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहां संचालित है? ग्रामीण सड़क के रखरखाव के लिए जो केंद्र बना है, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, वर्तमान में कहां है? वर्तमान में है झांझ नया रायपुर। झांझ नया रायपुर। पूर्व में कहां था? निमोरा नया रायपुर में। पूर्व में कहां था? निमोरा नया रायपुर में। निमोरा में ही हमारी प्रशासनिक अकादमी है, जहां डिप्टी कलेक्टर लोग का ट्रेनिंग होता है, अधिकारी लोग का। तो वर्तमान में ग्रामीण सड़क संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान झांझ नया रायपुर में है, पहले निमोरा में था। चलिए, सुखद सहारा योजना के संबंध में सत्य कथन क्या है? सुखद सहारा योजना, है ना, बीपीएल परिवार की 18 से 39 वर्ष की महिला पात्र होगी। ठीक है, ये बीपीएल महिला, बीपीएल परिवार के विधवा, ठीक है, और परित्यक्ता, ठीक है, इन महिलाओं के लिए ये योजना है। ठीक है, चलिए कैसे? आर्थिक सहायता देना, क्या करना है? आर्थिक सहायता देना है। ठीक है, चलिए सुखद सहारा योजना के संबंध में सत्य कथन। बीपीएल परिवार की 18 से 39 वर्ष की महिला पात्र होगी, बिल्कुल विधवा महिला पात्र होगी। 18 वर्ष की आयु से अधिक की परित्यक्ता महिला पात्र होगी, है ना, जिसको उसका पति त्याग दिया है। यह राज्य शासन द्वारा संचालित योजना है। वर्ष 2023-24 में 2,23,098 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। सभी सही है, डेटा याद कर लीजिएगा, सभी सही है। अब देखिए सुखद सहारा योजना में क्या होता है। सुखद सहारा योजना में जो बीपीएल परिवार की 18 से 39 वर्ष की महिला है, जो विधवा है, उनको 500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलता है। पेंशन 500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी थी, पेंशन नहीं, आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। और जैसे ही वो महिला 40 साल की होगी, उसको राष्ट्रीय विधवा पेंशन मिलना चालू, राष्ट्रीय विधवा सहायता मिलना चालू हो जाएगा। केंद्र की योजना में चल जाएगी। 18 से 39 तक राज्य सरकार, 40 साल में केंद्र सरकार विधवा पेंशन देना चालू कर देगी। ठीक है, तो 39 लिखा गया है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ किया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ किया गया? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा इसको 15 अगस्त 1995 को समग्र विकास कार्यक्रम उसी के तहत, मतलब इंटीग्रेटेड प्लान के तहत चालू किया गया था 15 अगस्त 1995 को। ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो वहां 1 अक्टूबर, कब? 1 अक्टूबर 1995 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उस समय अपन मध्य प्रदेश के हिस्से थे, 1 अक्टूबर 1995 को। ठीक है, उसके बाद चलिए इसमें और क्या चीज है? इसमें बीपीएल की महिलाओं को, किसको? बीपीएल की महिलाओं को दिया जाएगा।
क्या दिया जाएगा? वृद्धावस्था पेंशन। ठीक है, 60 से 79 वर्ष के महिलाओं को मिलेगा 500 रुपए और 80 से ऊपर की महिलाओं को मिलेगा 650 रुपए। यहां पे केंद्र सरकार देगी 200 रुपए और राज्य सरकार देगी 300 रुपए, ये 500 में, और यहां पे केंद्र सरकार देगी 500 रुपए और राज्य सरकार देगी 150 रुपए। ठीक है, ऐसा अंशदान होगा। क्या है? डायरेक्ट ही वृद्धावस्था पेंशन है। हाँ भाई, वृद्धावस्था पेंशन है ना। छत्तीसगढ़ में 1 अक्टूबर 95 से लागू हुआ, भारत में 15 अगस्त 95 से लागू हुआ। छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इसमें बीपीएल परिवार की महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को, जिनकी उम्र 60 से 79 वर्ष है, उनको 500 रुपए मिलेगा। 500 रुपए में केंद्र 200 देगी, राज्य 300 देगा। 80 साल की महिला, 80 से ऊपर महिला को 650 रुपए मिलेगा, जिसमें केंद्र 500 देगी, राज्य 150 देगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल समरसता भवन योजना के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करिए। अब अटल समरसता भवन क्या है? गांव में, ऐसे गांव जिनकी 3000 से अधिक आबादी है, वहां एक सामुदायिक भवन बनाना है जो किस काम आएगा? जो बारात ठहराने के काम आएगा, किसी परिवार के को जरूरत है शादी ब्याह के लिए, उसके लिए काम आएगा। वहीं से चावल भी बांट लेंगे कपरेटी का, सांस्कृतिक आयोजन भी वही करेंगे, इसलिए एक भवन बनाएंगे, मंच बनाएंगे, जिसको कला मंच बोलते हैं गांव में, कला भवन, कला मंच। ठीक है, तो उसके संबंध में कितने से अधिक जनसंख्या पर? 3000 से अधिक जनसंख्या पर। जनवरी 2025 तक कुल 163 असल समरसता भवन निर्माण हेतु अनुशंसा की गई है। ठीक है, बिल्कुल सही है, डेटा याद रखिए। जनवरी 2025 तक कुल 163 अटल समरसता भवन निर्माण की अनुशंसा की गई है। नवंबर 2024 तक 118 भवन स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 101 भवन बन चुके हैं। नवंबर 2024 की प्रगति बता रही है, 118 भवन का स्वीकृत किए गए, 101 भवन बन चुके हैं, है ना। वर्ष 2016-17 से अटल समरसता भवन योजना मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में शामिल किया गया है। ये भी सही है, इस योजना को मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में मिला दिया गया है। जैसे आपका ग्रामीण आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना है, उसको भी मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में मिला दिया गया है। तो ऑप्शन डी सभी सही होंगे। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। स्वामी आत्मानंद वाचनालय के संबंध में असत्य कथन बताइए। गांव गांव में वाचनालय खुल रहा है, स्वामी आत्मानंद वाचनालय। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वामी आत्मानंद वाचनालय की स्थापना की जाएगी, बहुत सही है। प्रतिवर्ष इसको कितना खर्चा किया जाएगा? 5000 किया जाएगा। और वाचनालय में प्रतिदिन कम से कम एक दैनिक अखबार आना चाहिए। इस वाचनालय का उद्देश्य क्या है? सरकारी सूचना, सरकारी न्यूज गांव के लोगों को पता चले, सरकारी नौकरी के संबंध में इनको जानकारी मिले, शिक्षा का प्रसार हो और गांव के युवाओं को क्या करना? विकास में जोड़ना, उनको सब चीज की जानकारी प्रदान करना। इसी के लिए स्वामी आत्मानंद वाचनालय चलाया जा रहा है, ताकि गांव के लोगों को भी सरकारी नौकरी, सरकार की योजना का पता चल सके। 5000 हर साल देना है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत पे स्वामी आत्मानंद वाचनालय होगा। ठीक, तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 35 क्वेश्चन। ठीक है, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही।